हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, हम लोगों ने करंट अफेयर्स की शुरू कर रखी है। तो करंट अफेयर्स के लगभग 3 सेट कंप्लीट हो गए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे साल का हम लोग करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो लगातार बने रहो सेशन के साथ और लगातार इसको देखते रहो, क्योंकि आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सब। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आजकल क्या हो गया है कि जीएस का जो लेवल है अच्छा भी हो गया है और बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत सारे बन रहे हैं जीएस से। तो चलिए जल्दी से इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने सीरीज शुरू कर रखी है। तो वो है करंट की। तो वन लाइनर करंट नहीं पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा उससे रिलेटेड भी चीज़ें पढ़ लेंगे, क्योंकि खासकर यूपी पीसीएस वगैरह इन सब एग्जाम्स में सिंगल लाइनर तो एग्जाम आजकल क्या है कि सिंगल लाइनर का पैटर्न खत्म हो गया है। तो क्या कर रहे हैं कि वो सिंगल लाइनर के साथ साथ जितने भी स्टैटिक पॉइंट होते हैं वो भी पूछ देते हैं। तो चलिए जल्दी से देख कर शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि इलेक्शन ऑफ 5 नॉन परमानेंट मेंबर इन यूएनएससी। तो अभी हाल में क्या हुआ है कि जो आपका यूएनएससी है, मतलब यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वहाँ पर सॉरी गला बैठ गया। वहाँ पर क्या हुआ है कि 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स का इलेक्शन हुआ है। तो ये नॉन परमानेंट मेंबर कौन है, तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। पहला है आपका इक्वाडोर, दूसरा है इक्वाडोर है, जापान है, माल्टा है, मोजाम्बिक है और स्विट्जरलैंड है। तो पांचों देशों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो देश है वो अभी हाल में यूएनएससी का मेंबर नहीं बना है। तो देखो, यूएनएससी में कितने मेंबर है परमानेंट, सबको पता होगा कि यूएनएससी में जो परमानेंट मेंबर है वो है 5, जिनके पास वीटो पावर है। मतलब अगर कोई भी रिजोल्यूशन लाया जाता है यूएनएससी में तो ये उसको वीटो कर सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सर्वे सर्वा है, इनके पास ताकत है। लेकिन अगर बात की जाए टेम्परेरी मेंबर, तो टेम्परेरी मेंबर कितने होते हैं? 10। तो टोटल अगर मेंबर की बात की जाए तो यूएनएससी जो होता है सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें आपके लगभग 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से क्या है, जिसमें से 5 तो परमानेंट है और 10 क्या है, 10 नॉन परमानेंट है। अब इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का होता है। ठीक है, नॉन परमानेंट का। तो अभी हाल में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को 2 साल के लिए बना दिया गया है। इनका टेन्योर रहने वाला है 2023-2024। ठीक है इसको भी ध्यान रखेंगे। अब इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। इन्होंने रिप्लेस किया है इंडिया को। इंडिया है, आयरलैंड है, केन्या है, मैक्सिको है एंड नॉर्वे। तो यहाँ पर इंडिया है, आयरलैंड है, केन्या है, तो मैक्सिको, नॉर्वे इनको रिप्लेस कर दिया है इन 5 देशों ने। अगर हम जनरल असेंबली की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कितने मेंबर हैं, तो 193 मेंबर हैं जनरल असेंबली में, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि इनका टेन्योर 2 साल का होता है और इस 5 परमानेंट मेंबर जो है ना, वो के कौन कौन से, यूएसए है, रशिया है, चाइना है, यूके है एंड फ्रांस है। तो इसको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितने मेंबर बन गए हैं। तो 5 नॉन परमानेंट मेंबर को सिलेक्ट किया गया है और 5 को रिप्लेस यहाँ पर लोगों ने कर लिया है। और टोटल मेंबर 15 होते हैं, जिसमें से 5 तो परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला हम पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है कि इंडियाज़ फर्स्ट बालिका पंचायत। तो भारत की पहली बालिका पंचायत कहाँ शुरू की गई है? ये है आपकी कच्छ, गुजरात में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि भारत की पहली बालिका पंचायत कहाँ शुरू की गई? कच्छ में। तो वुमेन एम्पावर करने के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। और जो भी चीज़ इंडिया में पहली बार हो रही है, तो ध्यान रखना है कि पहले बार वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान रखो, इसको याद कर लो, काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको शुरू किसने किया है? द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज प्लानिंग टू स्टार्ट बालिका पंचायत ऑल ओवर इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको भी ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आजकल एग्जाम में क्या है, ऑब्जेक्टिव बहुत पूछते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ गर्ल। यहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक जो डेवलपमेंट है बालिकाओं का, उसको बढ़ाना। एंड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम बाई रिमूविंग द इवल्स प्रेजेंट इन द सोसाइटी। और जो लोगों के मनों में बहुत सारी चीज़ों की धारणाएं रहती हैं, तो बहुत सारी लेवल पर क्या होता है कि महिलाओं को लेकर, बालिकाओं को लेकर ज़्यादा लोगों के बीच में इवल्स, मतलब उनकी सोच, मतलब महिलाओं को लेकर सोच मतलब नॉर्मल नहीं रहती है। तो उन सारी चीज़ों को हटाना। जैसे आप अच्छा जनजातीय एरिया में जाएंगे, छत्तीसगढ़ में जाएंगे, तो वहाँ पर बहुत प्रकार के महिलाओं को ट्रीट किया जाता है, डाइन वाइन करके मार दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ों को भी हटाना है यहाँ पर। तो जहाँ पर क्या होगी, बालिकाओं की समस्या को रखा जा सके और उस पंचायत में बालिका ही भाग ले। तो पहली बालिका पंचायत कहाँ शुरू हुई है? कच्छ में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शुरू करने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आगे हम बात करते हैं भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन। तो भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन, अब भारत गौरव जैसा नाम उसी तरीके से कि इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम कोयम्बटूर से लेकर साईनगर। अब कहाँ से कहाँ तक चलेगी, इसको भी ध्यान रखना है। कोयम्बटूर से लेकर आपका साईनगर तक चलेगी, साईनगर शिरडी तक, शिरडी के अंडर द भारत गौरव स्कीम
14 जून 2022। तो यहाँ पर भारत गौरव मतलब योजना क्या है? तो भारत गौरव योजना का मतलब है कि सरकार ने क्या किया है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर प्राइवेट ट्रेन चलाना शुरू कर दिया है, जिससे कि क्या है कि प्राइवेट ट्रेन कोई भी ले सकता है। उससे क्या है कि प्रॉपर डेस्टिनेशन के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। जैसे अगर आप रामायण सर्किट की बात करते हैं या बौद्ध सर्किट की, तो रामायण सर्किट से जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वहाँ पर वो ट्रेन घुमाने वाली है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, इससे क्या होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और टूरिज्म सेक्टर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे जीडीपी में योगदान करने के लिए। तो इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार भी मिलता है, जो लोकल्स हैं उनको प्रमोशन मिलता है। दूसरा क्या है कि हमारे जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होती है। तो अगर देखा जाए इंडियन इकोनॉमी को, तो अगर इंडिया में 100 रुपये कमाए जाते हैं टोटल जीडीपी, तो उसमें से आपका 10 रुपये जो है ना वो आता है कहाँ से? ये आता है टूरिज्म सेक्टर से, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला हम देखते हैं पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है कि नेशनल एयर यहाँ पर पॉइंट निकल के आता है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट का। तो यहाँ पर भारत का कौन सा राज्य है जिसने कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट के बारे में अपनी पॉलिसी बनाई है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। कल हमने एक देश के बारे में पढ़ा था जिसने वाइल्ड लाइफ को क्या कर दिया, लीगल कर दिया है वाइल्ड लाइफ को। तो वो जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन सा देश है जिसने वाइल्ड लाइफ को लीगल कर दिया है, ठीक है। कमेंट करके जल्दी से मुझे बताओ कौन सा देश है। और अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अभी हम बात करने वाले छत्तीसगढ़ की। तो भारत पहला राज्य कौन सा बन गया भारत का जिसने कि कहाँ चला गया, ठीक है, जिसने कि क्या किया है कि जो आपका कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट यहाँ पर क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है। तो इसमें होगा क्या? तो देखो, द स्टेट गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ रिकॉग्नाइज कम्युनिटी, तो इन्होंने किया है विलेज विद इन द कांगड़ वैली को ध्यान रखना। कांगड़ वैली नेशनल पार्क कहाँ है, क्योंकि चर्चा में हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो कांगड़ वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये आपका है बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है आपका। द छत्तीसगढ़ हैज़ बिकम द सेकंड स्टेट आफ्टर उड़ीसा। तो पहला राज्य कौन सा था ऐसा करने वाला? ये है आपका उड़ीसा। दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? छत्तीसगढ़। तो दोनों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व हैं इनसाइड द पार्क, उनको रिकॉग्नाइज कर दिया गया है इस क्षेत्र में, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइजेशन दे दिया गया है, किसको? कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स को, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि यहाँ पर एक ट्राइबल जनजाति भी रहती है जिसका नाम क्या है? गुड़िया पादर। तो गुड़िया पादर के बारे में भी ध्यान रखना। ट्राइबल के बारे में पूछ सकते हैं कि ट्राइबल जो जनजाति गुड़िया पादर कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ के जंगलों में पाई जाती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला है कि नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। तो नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च किसने की है? तो ये किया है सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने किया है। अब इसमें होगा क्या, कहाँ से किया गया है? नई दिल्ली से किया गया। बस इतना ही ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि मेजर एयर स्पोर्ट्स कंट्रीज बाय द टू दिस ऑब्जेक्टिव क्या है? दिस पॉलिसी इज टू इंक्लूड इंडिया इन द मेजर एयर स्पोर्ट्स। जितने भी एयर स्पोर्ट्स हो रहे हैं कंट्रीज़ के, उसमें पार्टिसिपेट करना भारत को, कब? 2030 तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ध्यान रखना, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। बाकी इसमें कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेट टू मेक ड्रोन पॉलिसी। भारत का पहला राज्य कौन सा जिसने ड्रोन पॉलिसी बना दी है? तो ड्रोन पॉलिसी के बारे में ध्यान रखेंगे। तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने ड्रोन पॉलिसी को क्या कर दिया गया? अप्रूव कर दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है? लॉजिस्टिक्स के लिए अप्रूव कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। तो हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। विद द इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस पॉलिसी द वर्क ऑफ एग्रीकल्चर। अब ये किसमें काम आने वाला है? तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के लिए, मतलब कृषि का मैपिंग हो सकता है। अगर कहीं पर भी फसल को नुकसान है तो उस फसल को भरपाई की जा सकती है, ठीक है। आंकड़ा जुटाए जा सकते हैं। हॉर्टिकल्चर के लिए, मतलब सब्जी वगैरह की, इंडस्ट्री के लिए, अगर कई कारखाने वगैरह की मैपिंग करना हो, या होम डिपार्टमेंट के लिए, तो हर प्रकार से इसका काफ़ी यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि पहाड़ी एरिया है, दुर्गम एरिया है, वहाँ पर जल्दी से नहीं जा सकता कोई और जल्दी से देख नहीं सकते हैं। तो उसके लिए ड्रोन पॉलिसी काफ़ी मैटर करती है, इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। आगे हम बात देखते हैं अगला कि वर्ल्ड फर्स्ट राइट टू रिपेयर लॉ। तो दुनिया में फर्स्ट राइट टू रिपेयर लॉ कौन लेके आया है? तो ये है अमेरिका। कौन लेके आया है? तो यूएस लेजिस्लेचर आपका है यूएस लेजिस्लेचर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यूएस लेजिस्लेचर, इसने क्या किया? फर्स्ट राइट टू रिपेयर लॉ। मतलब देखो, राइट टू रिपेयर का मतलब क्या है कि अगर आपका फ़ोन खराब हो जाए, जैसे आईफोन वगैरह है, आईफोन वगैरह में क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ खराब होती है तो फिर से आपको लेनी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि आपका बिल बनता है। तो क्यों ना उसको रिपेयर किया जाए। तो पहला कोई भी चीज़ है तो उसको ख़राब करके आप फेंक नहीं सकते हैं, उसको रिपेयर करने का मतलब पॉलिसी लाइए। मतलब सरकार ने बोला कि जैसे आज चाइनीज़ फ़ोन है, ओप्पो वीवो वगैरह है, 4-5 साल चले आराम से, इसके बाद ख़राब होने लगते हैं। तो वो ख़राब नहीं होने चाहिए, उनको रिपेयर करने की कोई ना कोई पॉलिसी लेके आओ। क्योंकि अगर हम बड़ी मात्रा में ई वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमको ही ह्यूमन रिसोर्सेज को इफेक्ट करने वाला है। तो इसलिए पहली बार कदम उठाया अमेरिका ने, और भारत भी इसके ऊपर
कर रहा है, नज़र रखे हुए है, पॉलिसी बना रहा है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, राइट टू रिपेयर ला। मतलब अभी क्या होता है ना कि एक मोबाइल अगर एप्पल का लेते हैं आप, आईफोन लेते हैं तो उसकी केबल अलग आएगी, अगर एंड्रॉइड लेते हैं उसकी केबल अलग आएगी। तो इस प्रकार से इतनी सारी केबल, चार्जिंग केबल, ये केबल, वो केबल, ये सारी केबल, बहुत सारी ई वेस्ट हो जाता है। इसको देखते हुए यहाँ पर ये भी बात की जा रही है कि आप एक ही चीज़ से सारे सिस्टम चलाएं, ऐसा करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि ई वेस्ट कम होगा, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए काफ़ी नुकसानदायक नहीं होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है। तो अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, कहाँ गया, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा निकल के आता है यहाँ पर कि भारत गौरव ट्रेन, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, भारत गौरव टूरिज्म ट्रेन के बारे में हम लोग ने बात कर लिए। अगला हम देखते हैं फर्स्ट स्टील स्लैग रोड। तो भारत की पहली स्टील स्लैग रोड, मतलब स्टील की जो सड़क है वो कहाँ पर बनी है, तो कनेक्ट करती है पोर्ट को सूरत को। तो सूरत ध्यान रखेंगे कहाँ पर बनी है भारत की पहली स्टील रोड, तो ये सूरत में बनी है। रामचंद्र प्रसाद सिंह जो स्टील मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका इनोवेशन किया है। 6 लेन है ये, फर्स्ट 6 लेन हाईवे है। कैसा है, फर्स्ट 6 लेन हाईवे है जो स्टील स्लैग से बना हुआ है, ध्यान रखेंगे इसको। वेस्ट मटेरियल ऑफ स्टील इंडस्ट्री, अब इसको बनाया किससे गया, देखो वेस्ट से। तो यहाँ पर किससे बनाया गया, वेस्ट मटेरियल कौन सा था, जो स्टील वेस्ट मटेरियल था उससे इसको बनाया गया है। करेंटली जो स्टील मिनिस्टर है हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला स्टील जो स्लैग बना है ये कहाँ पर बना है, गुजरात में बना हुआ है, सूरत में। आगे हम बात करते हैं गैबन एंड टैंगो, गैबन एंड टोगो बिकम मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशन। तो गैबन, दोनों देशों को ध्यान रखना है, गैबन और टोगो वो देश बन गए हैं जो राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए हैं। अब राष्ट्रमंडल देश कौन से होते हैं, राष्ट्रमंडल देश वो होते हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हों। तो इसको ध्यान रखेंगे हम, राष्ट्रमंडल देश कौन से होते हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हों। तो कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग जो हुई थी आपकी 2022 की, ये कहाँ हुई थी, किगाली में। अब किगाली किसकी राजधानी है, रवांडा की। इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि चर्चा में जो चीज़ रहती है एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसमें क्या हुआ कि न्यू चेयरमैनशिप ऑफ रवांडियन प्रेसिडेंट पॉल कगामे। तो रवांडा के प्रेसिडेंट कौन है, पॉल कगामे। बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं यहाँ से। उन्होंने क्या किया है, तो 2 अफ्रीकन कंट्री हैं जिसका नाम, एक का नाम है गैबन, एक का नाम है टोगो। और कौन से नंबर के बने हैं ये, तो गैबन 55वां है और 56वां कौन सा है, टोगो। तो गैबन 55वां है और 56वां नंबर, 56 नंबर का कौन सा है, टोगो। तो दोनों को ध्यान रखेंगे, इनको बना दिया है, इसमें सम्मिलित हो गए। क्या ऐसा है कि जो गुलाम रहे केवल वही इसके सदस्य बन सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, शुरुआत उससे की गई थी, लेकिन इस समय कोई भी बन सकता है। आफ्टर द एंट्री ऑफ टोगो एंड गैबन द कॉमनवेल्थ कंट्रीज नाउ है 56 मेंबर। अब इस समय कितने मेंबर हो गए टोटल, तो टोटल ध्यान रखना है 56 मेंबर हो गए। कितने हो गए कॉमनवेल्थ नेशन के, 56 मेंबर। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। एक मिनट, इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या था, कहाँ थे हम, तो गैबन और टोगो, जो गैबन और टोगो हैं उनको बना दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने टोटल कंट्री हो गए हैं, तो टोटल कंट्री हो गए हमारे 56 मेंबर कंट्री हो गए, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। अगला हम पॉइंट देखते हैं यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट। आगे हम पॉइंट देखते हैं क्या है कि यहाँ पर भी दोस्तों की बात करी गई कि क्रोएशिया एंड द यूरोजोन। अब यहाँ पर देखते हैं, क्रोएशिया के बारे में चर्चा है। द यूरोपियन यूनियन हैज़ कन्फर्मली अप्रूव्ड क्रोएशिया एंट्री। तो यूरोजोन में आ गई, मतलब यूरोजोन का मतलब है कि ऐसी कौन सी कंट्री है, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि दुनिया में ऐसी कितनी कंट्री हैं जो यूरो का यूज़ करती हैं, तो लगभग विद क्रोएशिया। अब जबकि क्रोएशिया भी यूरोजोन में शामिल हो गया है, तो इस समय दुनिया में 20 ऐसे देश हैं जो कि यूरो का यूज़ करते हैं। यूरो एज ए करेंसी, जैसे हम रुपए का यूज़ करते हैं, डॉलर चलता है, ठीक है, रूबल चलता है, उसी प्रकार से जो क्रोएशिया यूरो है, यूरो कितने देश में चलता है, तो ये चलता है आपका 20 देश में। पहले 19 में था, क्रोएशिया ने भी इसको शुरू कर दिया, तो 20 देश। अब बात करते हैं लिथुआनिया वाज द लास्ट मेंबर ऑफ यू टू अडॉप्ट द यूरोजोन। इससे पहले क्या था, लिथुआनिया लास्ट मेंबर था, लेकिन अब क्या हुआ है, क्रोएशिया भी जुड़ गया है इसमें, लेकिन बुल्गारिया भी इसमें लगा हुआ है लाइन में। तो आगे देखते हैं, अगर बुल्गारिया भी ज्वाइन कर लेता है तो 21 हो जाएंगे। करंटली 7 मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अब एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, देखो 2 चीज़ें यहाँ पर, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं। पहला ये कि अब यूरो का यूज़ करने वाले कितने देश हैं, तो इस समय 20 हैं, पहले 19 थे, ठीक है। लास्ट पहले था जो लिथुआनिया था, जो इसके बाद अभी नया जुड़ा है वो है आपका कौन सा, क्रोएशिया। लेकिन अगर ये पूछ दे कि जितने भी ऐसे कितने देश हैं जो कि यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं और उसके बावजूद यूरो यूज़ करते हैं, तो ये लगभग 7 देश हैं। कितने हैं, 7 मेंबर्स हैं, जिसमें से आपका जाता है बुल्गारिया, ठीक है, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड
एंड रोमानिया, स्वीडन। ठीक है, तो 7 देश ऐसे हैं कि डू नॉट यूज़ द यूरो। हाँ, करंटली 7 मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, अच्छा जो यूज़ नहीं करते हैं तो इसको ध्यान रखेंगे। इस समय 7 मेंबर ऐसे हैं जो यूरो का यूज़ नहीं करते हैं, इनकी खुद की करेंसी है। तो कौन कौन से? बुल्गारिया हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, डेनमार्क हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया और स्वीडन हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया की राजधानी है आपकी जगरेब। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जगरेब। तो जितनी भी राजधानी है और जो चर्चाओं में है इस समय उनको ध्यान रखना है, पढ़ना ही पढ़ना है, मस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि केरला इंटरनेट सर्विस के बारे में कि ये भारत का पहला राज्य बन गया है। केरला क्या बन गया कि भारत का पहला राज्य बन गया है और एकमात्र राज्य बन गया जिसका खुद का इंटरनेट है। बस इतनी जानकारी पर्याप्त है। जिसका खुद का इंटरनेट है, ऑप्टिकल नेटवर्क इन्होंने बिछा रखा है और पूरी तरीके से इन्होंने क्या कर लिया है। तो ये अच्छी बात है कि एक स्टेट का खुद का पूरी तरीके से नेटवर्क है। ठीक है, तो ये कौन सा राज्य हो गया? केरला। बस इतना ध्यान रखना है इसके बारे में। आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट आ जाता है, आगे हम देखते हैं कि फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे। तो पहला एलिवेटेड जो आपका अर्बन एक्सप्रेसवे है ये कहाँ पर बनाया गया है? ये आपका बनाया गया है द्वारका में। कहाँ पर इसको बनाया गया? द्वारका एक्सप्रेसवे कॉल्ड द नदर्न पेरिफेरल रोड इन द हरियाणा पोर्शन। ठीक है, कहाँ पर? ये हरियाणा पोर्शन में डेवलप बाय द फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन। तो भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे कहाँ पर बनाया गया है? हरियाणा में। इसको ध्यान रखेंगे। अब किसकी मदद से बनाया गया? एयर पोल्यूशन, जिससे कि पॉल्यूशन वगैरह ना फैले दिल्ली में। बस इसको इतना ही ध्यान रखना है कि द्वारका एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया गया है? पेरिफेरल नॉर्थ पेरिफेरल रोड इन द हरियाणा पोर्शन, हरियाणा के पोर्शन में। द एक्सप्रेस से कनेक्टिंग, अब ये किसको कनेक्ट करेगा? दिल्ली से गुरुग्राम को कनेक्ट करने वाला है। किससे? दिल्ली से गुरुग्राम कनेक्ट करने वाला है। मतलब ये है कि अगर कोई दिल्ली में बिना प्रवेश के अगर एक्सप्रेस से निकलना चाह रहे हैं तो ये उनके लिए, जिससे कि क्या होगा? दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा कम होगी। 19 किलोमीटर ऑफ दिस 29 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेस फॉल इन हरियाणा एंड द रिमेनिंग 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दिल्ली में है, 19 किलोमीटर हरियाणा में है। ये बस इसको ध्यान रखना है। कितना है? 10 किलोमीटर दिल्ली में है, 19 किलोमीटर हरियाणा में है। आगे हम बात करते हैं कि दिस इंक्लूडेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट अर्बन रोड टनल। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मैसिव ट्री प्लांटेशन विल बी डन बाय द द्वारका एक्सप्रेसवे अंडर विच। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक्सप्रेसवे बनेगा द्वारका एक्सप्रेसवे, इसमें कम से कम 12,000 पेड़ों को लगाया जाएगा। कितना पेड़ों को लगाया जाएगा? 12,000 पेड़ों का प्लांटेशन किया जाएगा। इसको भी ध्यान रखना है हमें पूरे इंटायर एरिया में। तो द्वारका एक्सप्रेसवे ध्यान रखना है, दिल्ली और गुरुग्राम से, दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ये चलने वाला है और दिल्ली से हरियाणा को कनेक्ट करेगा। अब इसमें क्या है कि इसमें कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? तो 29 है, जो 10 है आपका दिल्ली में, 19 कहाँ पर है? 19 है आपका हरियाणा में। ठीक है, आगे चलते हैं। हम अगला पॉइंट क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट। तो दुनिया का पहला नैनो, अब ये देखो दुनिया का पहला है और वो भी भारत में बन रहा है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट कहाँ पर बन रहा है? तो इसका इनोग्रेशन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा और ये कहाँ बन रहा है? कलोल में। कहाँ बन रहा है? कलोल, गुजरात में। ध्यान रखेंगे इसको, कहाँ पर बनना है? कलोल, गुजरात में। अब इसका एम क्या है? इसका एम है कि फार्मर टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम, जिससे क्या हो? किसान अपनी उत्पादकता और आय को बढ़ा सकें। ये सरकार का लक्ष्य है। इसको कहाँ खोला गया? गुजरात में। द प्राइम मिनिस्टर इज डेडिकेटेड टू स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो यूरिया फर्टिलाइजर। अब यहाँ पर ठीक है, बोल दिया इन्होंने। फंक्शन हुआ था गांधीनगर में, उसमें इन्होंने इसको किया था। इंडिया सेकंड नैनो फर्टिलाइजर प्लांट हैज़ बीन सेटअप इन द प्रयागराज। अच्छा, दूसरा कहाँ पर बन रहा है? तो ये सेटअप हो रहा है प्रयागराज में। तो कहाँ? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश वाले जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पहला कहाँ बना है दुनिया का? ये बना है आपका कलोल, गुजरात में। तो दोनों ही पॉइंट ध्यान रखना है कि पहला कहाँ बना है? कलोल में, दूसरा कहाँ है? प्रयागराज में। अगला हम पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड? मतलब एक देश एक विधान एक संविधान, इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस ए ड्राफ्टिंग कमेटी टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उत्तराखंड सरकार ने क्या बोला है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाले हैं। मतलब सारे व्यक्ति के लिए एक ही कानून चलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष से हो, जाति विशेष से हो, किसी भी क्षेत्र विशेष से हो, सबके लिए क्या चलने वाला है? एक ही कानून चलने वाला है। ऐसा कौन कर रहा है? उत्तराखंड कर रहा है। अब इसके लिए इन्होंने एक कमेटी बना दी है जिसकी जो हेड है वो कौन है? रंजना देसाई। तो रंजना देसाई जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की क्या है? रिटायर्ड चीफ जस्टिस। आगे हम बात करते हैं, वही बात है कि एवरी सिटीजन के लिए सेम लॉ रहेगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म पंथ का हो। ठीक है, एट प्रेजेंट गोवा इज़ द ओनली स्टेट। इस समय जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है वो किसने किया है? तो गोवा इज़ द ओनली स्टेट। ध्यान रखना है इसको भी, गोवा इज़ द ओनली स्टेट विच हैज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड विच वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पुर्तगाल इन द ईयर 1961। बहुत समय पहले से ही इन्होंने कर रखा था। द गवर्नमेंट ऑफ गोवा वॉज फाउंड विद द सेड सिविल कोड। इन सच उत्तराखंड, अब उत्तराखंड क्या बन गया है? उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट हुज कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट, जिसकी कैबिनेट ने ही डिसाइड कर दिया है इंप्लीमेंट करने के लिए सिविल कोड को। तो इस प्रकार ध्यान रखना, कौन कर रहा है? उत्तराखंड कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू, और जिसके हेड बनाए गए हैं, किसको बनाया गया है? रंजना देसाई को बनाया गया है। पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, जो बहुत पहले से ही कर चुका था। आगे बात करते हैं संत कबीर एकेडमी। तो संत कबीर एकेडमी कहाँ पर बन रही है? तो संत कबीर आपकी एकेडमी और रिसर्च जो सेंटर है ये कहाँ पर बन रहा है? ये है मगहर। अब मगहर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में।
तो कबीर कबीर जी कहाँ के थे? मगहर के थे। तो इसका इनॉग्रेशन किया गया है और कहाँ पर किया गया है? ये किया गया था जून में किया गया था, मगहर उत्तर प्रदेश में इसका स्टोन रखा गया है। अब ये क्या एक फाउंडेशन स्टोन वाला लेट 4 ईयर एगो इन द ईयर ऑफ 2018 बता। अच्छा, इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है 2018 में, इसका फाउंडिंग स्टोन रखा गया था। अच्छा, संत कबीर दास वाज बॉर्न इन, संत कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? बॉर्न इन वाराणसी सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर का जन्म हुआ था बनारस में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो संत कबीर अकेडमी कहाँ बन रही है? मगहर में बन रही है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। अगला पॉइंट देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट सिटी विद सीवर सिस्टम। भारत का पहला राज्य कौन सा है जो जिसका सीवर खुद का, मतलब सीवर सिस्टम की बात कर रहे हैं लोग कि वैक्यूम सीवर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आगरा इन द उत्तर प्रदेश। कौन सा है? आगरा। एक मिनट, हाँ, तो आगरा की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आगरा इन उत्तर प्रदेश, आगरा इन उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम, आगरा इन उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द सिटी इन इंडिया टू हैव ए वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम। अब यहाँ पर भारत में और राज्य कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो पहला शहर है जिसका खुद का वैक्यूम बेस्ड क्या हो गया है? सीवर सिस्टम है, वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम है। ये कहाँ पर है? आगरा में। ठीक है, दिस वैक्यूम विल बी यूज्ड इन पब्लिक प्लेसेस। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ कनेक्टेड 240 हाउसेज नियर ताजमहल विथ वैक्यूम बेस्ड सीवर। अब वैक्यूम बेस्ड सीवर कन्वेंशनल सीवर सिस्टम कैन नॉट बी यूज, क्योंकि यहाँ पर कन्वेंशनल सीवर सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत धरोहरें हैं, भारत की जो धरोहरें हैं उनको नुकसान ना हो, जिससे क्या होगी? गैसेज वगैरह पास होती हैं, जिससे जो हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको नुकसान होता है। इसलिए यहाँ पर वैक्यूम सीवर सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आगरा में। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उत्तर प्रदेश के लिए तो खासकर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम बात करने को, अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा कि भारत मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन। तो मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन जो है ना किसके बीच चलती है? तो मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन चलती है आपकी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में चलती है। 2 साल बाद इसको शुरू किया गया है, कोरोना टाइम पे इसको बंद कर दिया गया था। अब इस समय 170 पैसेंजर ले गई है। इसके अलावा भी क्या भारत और उसके बीच में ट्रेनें चलती हैं? तो बिल्कुल चलती है। मैथिली एक्सप्रेस चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। कौन सी चलती है? मैथिली एक्सप्रेस। कभी कभी इनका रूट भी पूछ देते हैं, इनको भी ध्यान रखना। तो मैथिली एक्सप्रेस आपकी न्यू जलपाईगुड़ी से चलती है ढाका तक। ठीक है, न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक। तो इनके रूट भी कभी कभी एग्जाम में डाल देते हैं। अब एग्जामर पता नहीं सस्ता नस्ता करके आएगा तो डाल ही देगा, तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि अनदर ट्रेन एक और ट्रेन है जिसका नाम है बंधन एक्सप्रेस। तो बंधन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये चलती है कलकत्ता से लेकर खुलना तक। कहाँ से? कोलकाता से खुलना तक। तो दोनों को ध्यान रखना है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 ट्रेनें चलती हैं। एक है आपकी कौन सी? जल्दी बताओ। मैथिली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। अच्छा, कमेंट करके बताओ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी ट्रेनें चला करती थी? इस समय तो लगभग सब ठप है, तो कितनी चला करती? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगला देखते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्राइस्ट स्टैचू। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो क्राइस्ट स्टैचू है वो कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया है ब्राज़ील में। पहले भी था जो क्राइस्ट द रेडीमर, ये पहले भी था, लेकिन इसको क्या किया गया? इससे भी बड़ा बनाया जा रहा है। इट इज़ द लार्जेस्ट क्राइस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड। तो कहाँ पर बन रहा है? ये ब्राज़ील में बन रहा है। तो जो क्राइस्ट द रेडीमर देखा होगा कि एक व्यक्ति जो है हाथ फैलाए हुए खड़े हुए हैं, तो उसको ही बोलते हैं क्राइस्ट द रेडीमर बोलते हैं। ये कहाँ पर बना हुआ था? ये ब्राज़ील में था। अब वहीं पर ही एक बड़ा क्राइस्ट, इससे भी ज़्यादा बड़ा स्टैचू बनाया जा रहा है। अब ब्राज़ील किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्राज़ील प्रसिद्ध है कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। कॉफ़ी प्लांटेशन होता है कहाँ पर? ब्राज़ील में, जिसके वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं, वो मतलब जो बगीचे होते हैं फजेंडा बोलते हैं। बहुत बार फजेंडा को भी एग्जाम में पूछा गया है कि फजेंडा जो प्लांटेशन होता है कहाँ पर पाया जाता है? तो ब्राज़ील में। इस प्रकार से सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर होते हैं। तो डेली के डेली कुछ नहीं, 10 से 15 न्यूज़ पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड। जो एग्जाम पॉइंट है उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है और सर अक्सर हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको लगातार पढ़ाई करो। कुछ छूट रहा है क्या? चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, हाँ, वर्ल्ड फर्स्ट एंटी टोबैको बिल। तो दुनिया का पहला फर्स्ट एंटी टोबैको बिल लाने वाला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आपका न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड बन गया है दुनिया का पहला फर्स्ट एंटी टोबैको बिल लाने वाला दुनिया का पहला देश। अच्छा, इन्होंने बोला कि खुली सिगरेट नहीं बिकेगी, जिसको पीना है डिब्बियों में ही पियो। तो अरे भाई, मतलब बंद कर रहे हैं तो पूरी तरीके से बंद करना है। बिल तो लेके आए कि फर्स्ट एंटी टोबैको बिल लाने वाला कौन है? न्यूजीलैंड। इन दिस इट हैज बीन टेकन टॉक्ड अबाउट द एज ऑफ बाइंग टोबैको प्रोडक्ट सच ए सिगरेट वेयर दे विल बी सोल्ड द अमाउंट ऑफ निकोटीन द रूल्स ऑफ द टोबैको कंपनीज एंड मेकिंग ए स्मोक फ्री जनरेशन। यहाँ पर क्या है कि बच्चों को टोबैको नहीं दिया जाएगा, उनको तम्बाकू ना पिलाओ, सिगरेट ना पिलाओ, जिससे कि क्या हो, उनकी जनरेशन सेव कर सके। दिस बिल कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय द ईयर 2023 से इंप्लीमेंट पूरी तरीके से हो गया है ये। वैसे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिंडा अर्डन थी, इस समय उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी कौन नए बने हैं न्यूजीलैंड के? इस समय जो
प्रधानमंत्री जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। ठीक है, अगला एक और पॉइंट देख लेते हैं कि स्टेट सेमीकंडक्टर पॉलिसी। तो स्टेट सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाने वाला भारत का पहला कौन सा देश बन गया है? तो सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक गाड़ी के लिए, हर एक चीज़ के लिए, चाहे आप जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है सब में सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। और दुनिया में सेमीकंडक्टर देखो चाइना बनाता है, वियतनाम वगैरह बनाते हैं। भारत इसका इंपोर्ट करता था, लेकिन कोरोना काल की स्थिति को देखते हुए भारत इससे सजग हुआ और मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट चल पड़ा। जब चल पड़ा तो गुजरात गवर्नमेंट ने इसका इनिशिएटिव उठाया और उन्होंने बोला कि अब हम सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेके आएंगे। अब हर राज्य कहीं ना कहीं इस पर काम करने की सोच रहा है। तो भारत का पहला राज्य बन गया है जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेके आया है। वो कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, धौलेरा से कौन सी बस कौन सी सिटी बसा रहे हैं? ये धौलेरा सेमीकॉन सिटी इसको बसा रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जिससे क्या होगा, अगर हमारे ही देश में चिप बनने लगती हैं तो इससे हमें आगामी फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। जिससे कि क्या होगा कि जो सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट होता है वो बंद हो जाएगा और हमारी जो गाड़ीज़ वगैरह हैं और जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स वगैरह हैं उनकी कीमतें भी कम होते हुए हमें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। जो बीटेक किए हुए बेचारे बेरोजगार घूमते रहते हैं, तो मतलब बीटेक हो या कोई भी हो डिप्लोमा वगैरह, तो वहाँ पर इनको रोजगार भी मिलने वाला, वर्कर की जरूरत होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर सरकार ने बोला कि अबाउट 2 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो बहुत बढ़िया बात है, लोगों के लिए 2 लाख जॉब क्रिएट होने वाली है इस पॉलिसी की वजह से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है और ऐसे ही लगाते रहें, मेक इन इंडिया करते रहें तो सारे बच्चों का भला हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग लगातार पढ़ाई करेंगे, लगातार मेहनत करो। ज़्यादा नहीं 10 से 15 हम लोगों को डेली कंप्लीट करना है पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि आप रिवीजन कर लो इनको जल्दी से, इंटू 2 में करके देख लो, कैसे भी करके देख लो। इनको अगर देख लेंगे तो माइंड में रिवाइंड हो जाएगा। और ऐसे हम लोग डेली सीरीज पूरी साल भर खत्म करेंगे। करंट अफेयर्स एकदम बिल्कुल खत्म करने वाले हैं पूरी तरीके से। तो चलिए लगातार पढ़ाई करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो। आज के लिए इतनी बहुत है। जय हिंद।